हमें हमें कोई गुलाम नहीं रख सकता। हम 70 साल 74 साल पहले आज़ाद हो गए थे। मजीद अगर 1.5 साल आपके हाथों में रहा तो फिर खुदा ना खास्ता इस मुल्क का कुछ नहीं रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इंतहाई दिलदोज़ दिलखराश वाक़या कल पेश आया और गुज़श्ता आप कह सकते हैं कि शायद 3-4 सालों के बाद इस नौइयत का कोई बड़ा वाक़या पाकिस्तान में दहशत गर्दी का। वहाँ कई वाक़यात इस दौरान होते रहे जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला है या शहरियों पर हमला है या पोलियो वर्कर्स पर हमला है, लेकिन ये जो वाक़या है किसी मस्जिद को निशाना बनाना, किसी इमाम बारगाह को निशाना बनाना, जैसे कि ये अहले तशी बरादरान की मस्जिद जामे मस्जिद को निशाना बनाया गया। इस किस्म के वाक़यात अमूमन जब पाकिस्तान में दहशत गर्दी उरूज पर थी 2005-06 के बाद से लेकर तकरीबन 2014-15 तक, उस दौरान इस किस्म के वाक़यात तो हमें आए रोज़ देखने को मिलते थे। लेकिन अब एक तवील अरसे के बाद इस वाक़े का होना और इतनी बड़ी तादाद में यानी 62 अफराद अब तक शहीद हो चुके हैं, जिनमें कुछ वो हैं जो ज़ख्मी थे और वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। दर्जनों लोग ऐसे हैं जो ज़ख्मी हैं, कहीं कुछ 40 की फ़िगर आ रही है, कहीं 40 से भी ज़्यादा की फ़िगर आ रही है। यानी मजमूई तौर पर आप देख सकते हैं कि 100 से ज़ायद लोग कीमती जानें ज़ाया हो गई और कुछ इस वक्त ज़ख्मों से चूर चूर है। न जाने उनमें से कितने ऐसे हो सकते हैं जो शायद ताहयात माजूर हो जाएं या कुछ अरसे के बाद वो भी उन्हीं के साथ रुखसत हो जाएं जो उनसे पहले जा चुके हैं। इसने हुकूमत की जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी सवाल खड़ा कर दिया है, तनकीद हो रही है। मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और फिर आगे चल के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करीब हैं पहुँचने के इस्लामाबाद। अब तो 2 से 3 दिन की मुसाफत पर हैं और उसके बाद फिर PDM क्या करने जा रही है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, ऑनरेबल मेंबर जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान, आपका बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी रहनुमा, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कुंडी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जमशेद इकबाल चीमा साहब, ऑनरेबल सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक काबीना के रुकन इमरान खान साहब के। चीमा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। चीमा साहब, अगरचे हम ये जानते हैं कि 2017 के बाद से पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में काफ़ी कमी आई और खातिर-ख़्वाह कमी आई। मेरे सामने जो कुछ आदाद व शुमार हैं, साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल एक बड़ा मुस्तनद पोर्टल है जो दहशत गर्दी के वाक़यात को सेटेलाइट के कर रहा होता है। 2013 में पाकिस्तान में दहशत गर्दी के तकरीबन 4000 वाक़यात थे जो 2020 में कम होकर 319 रह गए थे। अगरचे खातिर ख्वाह कमी है, लेकिन इस एक वाक़े ने हुकूमत की और इदारों की सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया है। इतनी सख्त तनकीद हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें तनकीद तो आप कह लें ये हौसला है ना कि बजाय यू कैन से कि आप किसी अच्छे काम को अप्रिशिएट करें या ग्राउंड रियलिटीज़ को समझने की कोशिश करें या आप कंपैरिजन कर लें, एक वो तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि आप कितने भी बुरी परफॉर्मेंस है आप उसे छोड़ के चढ़ दौड़ें। सो अभी जैसे मैं मुर्तज़ा वहाब की बात सुन रहा था कि हुकूमत जवाब दे, ये करे, हुकूमत ने जवाब देना ये ठीक है बात, लेकिन देखें मुझे सवाल करने वाले और ज़्यादा लाउड वो लोग हैं जो कराची में छोटे छोटे क्रिमिनल भी नहीं पकड़ सकते, जो आप पहले स्ट्रीट स्नैचर या सड़कों पर जो छोटे मोटे, बोले इस वक्त कराची जो है आम आदमी के निकलने की निकलना पोजीशन में नहीं रहा, तो उसका जवाब देने की बजाय यहाँ परफॉर्म करने के बजाय यहाँ के लाउड हो जाते हैं बाकायदा कि जी ये बिल्कुल फेल हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। सो आपको ये ज़्यादा तनकीद जो नज़र आती है इसलिए आती है। अदरवाइज़ देखें ये बड़ा लॉजिकल तरीका है ना बात करने का। आपने जो बात की कि साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल जो है कि फिगर्स क्या हैं, यहाँ पे 400 आप कह ले होते थे, यू कैन से कि 4000 सर, 4000 से कम होकर 400 से ज़्यादा हुए। अच्छा हाँ 4000
4,000 यहाँ पे आप ड्रोन अटैक हुए 10 साल में, तो वहाँ पे अब ना होने के बराबर हैं। लेकिन ये दुख इतना होता है या वो जालमाना इतने हैं, कोई एक भी वाक़या होता है तो उसका दर्द बड़ी देर तक रहता है। और सिर्फ ये हमें नहीं रहता बल्कि हर नेशन में, कौमें बड़ी सेंसिटिव है ये कि इंसानी खून के लोथड़े हों, बेगुनाह लोग शहीद हो जाएँ, इबादतगाह के अंदर शहीद हो जाएँ, वो न्यूजीलैंड हो, वो ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, लंदन हो, पाकिस्तान हो, उसका इम्पैक्ट रहता है। बाकायदा सोसाइटी टेरराइज हो जाती है। और दहशतगर्द का बुनियादी मकसद भी यही होता है, बुनियादी मकसद भी यही होता है। और वो पूरी सोसाइटी में सेंसिटिविटी या एक इनसिक्योरिटी या टेरर फैल जाता है। लेकिन अगर रिसेंट देखें तो रिसेंट हमारे यहाँ देखें 2 वाक़यात हुए हैं, 2 तरह के बड़े सीरियस वाक़यात हुए कि हमारे पास आके जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ लेने आए थे। इंडिया भी लेने आया और अमेरिका भी लेने आया, दोनों को दुम दबा के भागना पड़ा। अब इस इलाके के जो रीजनल कंट्रीज़ हैं वो आपस में अलाइन हो रहे हैं। ईरान की बात करें, अफ़गानिस्तान की बात करें, रशिया, चाइना, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, पाकिस्तान, ये जो हमारा रीजनल एक ब्लॉक है, ये एक स्ट्रेटजिक अलाइंस कह लें, स्ट्रेटजिक एक रिलेशनशिप बेहतर हो रहे हैं। ये हिस्टोरिकली देखें तो इनके रिलेशनशिप नहीं थे। ये हम हाथ की छड़ी या जेब की घड़ी के तौर पर, हथियार के तौर पर, किराए के सिपाही के तौर पर हम अमेरिका का काम किया करते थे। पहले शायद शुरू में वो पैसे देते थे, लेकिन बाद के जो ऐसे हुक्मरान आए, जमहूरी हुक्मरान कि जिनकी जायदादें बाहर थी या इन्वेस्टमेंट बाहर थी, जिनको कंप्रोमाइज़ थे ड्यू टू देयर करप्शन, उन्होंने तो पैसे भी नहीं लिए। वो तो सिर्फ एक फ़ोन पे बस हो जाती थी उनकी, वो तो एक फ़ोन कॉल पे बस हो जाती थी। वो जो कहते थे करते, वो डू मोर कहते थे, डू मोर करना शुरू कर देते, अपने लोगों को मारना शुरू कर देते थे। अब हमने जब इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी पे गए हैं, हम जब कहते हैं कि हम 22 करोड़ का मुल्क हैं, हम दुनिया की 15 बड़ी जो आप कह लें फायर पावर्स हैं उनमें से एक हैं, हम दुनिया की 25 बड़ी इकानमीज़ में हैं, हम दुनिया के 5 बड़े मुल्कों में से हैं। हमें कोई ग़ुलाम नहीं रख सकता। हम 70 साल 74 साल पहले आज़ाद हो गए थे। जब आज़ाद हो गए थे तो हमारी खारजा पॉलिसी भी आज़ाद है, हमारी इकनॉमिक पॉलिसी भी आज़ाद है, हम फैसले भी आज़ादी से करेंगे। जब हमने ये इसरार शुरू किया है तो उसकी तरफ कदम बढ़ाया है, तो बेसिकली हमें 2 तरह से चीज़ें आ गई। एक हमारे पास अटैक हो गया और दूसरी तरफ हमारे पास अदम एतमाद आ गई कि जनाब देखें, हमें याद रखें हमारा इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आपने चीज़ों को, यानी आपने वो अदम एतमाद को भी आपने उलट सकते हैं, इस बम धमाके में डाल दिया, आपने इसी खाते में शामिल कर दिया आपने। दोनों हैं ये दोनों हैं। ये बिल्कुल इसको आइसोलेशन में, अमीर अब्बास इसको बिल्कुल आइसोलेशन में ना लें। ये किराए के सिपाही हैं, ये वो लोग हैं जहां पे फिक्री मुगालता बेचते रहे हैं। जिस वक्त जहां पे अंग्रेज को दहशतगर्दी का हमला करने वाले किराए के सिपाही हैं, तरीके अदम एतमाद लाने वाले किराए के सिपाही हैं। दोनों मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं कोई लिहाज रखे बगैर बात कर रहा हूं। दोनों किराए के सिपाही हैं, दोनों किराए के सिपाही हैं। एक दोनों पैसे लेते हैं, दोनों रहते हैं। दहशतगर्दों के बारे में तो हम में से किसी को भी इख्तलाफ नहीं होगा कि वो किराए के सिपाही नहीं है। लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी, पॉलिटिशियन, स्टेक, इलेक्टेड पार्टी, PMLN, मौलाना साहब, JUI पार्टी, इलेक्टेड, स्टेक इस मुल्क में, इस मुल्क के लोग हैं। आप उनको तो नहीं मतलब उनसे मिला सकते ना दहशतगर्दों से कि वो एक ही जैसे लोग हैं, किराए के सिपाही हैं। मैं एक जैसे नहीं कह रहा, मैं स्टेटस उनका डिफरेंट हो सकता है, उनका नाम डिफरेंट हो सकता है, उनका रोल डिफरेंट हो सकता है, काम एक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो बंदा आज काम एक है, जो बंदा इस मुल्क की आज़ाद खारजा पॉलिसी के खिलाफ बोलता है, जो बंदा इस मुल्क में आज़ाद खारजा पॉलिसी के खिलाफ एक फिक्री मुगालता क्रिएट करता है। चले ये जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, फिक्री मुगालता, आज़ादी के बगैर, ये बड़ा डीप लफ्ज है। फिक्री मुगालता बड़ा अच्छा लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, डीप लफ्ज है। तो मैं ज़रा कुंडी साहब को भी शामिल करता हूँ। कुंडी साहब चूँकि इस वक्त मीडिया वैन में सवार हैं और पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च कॉन्वॉय सफ़र कर रहा है इस्लामाबाद की तरफ आहिस्ता आहिस्ता, तो कुंडी साहब अब ये किराए के लोग हैं, आप दहशतगर्द किसी और बात का किराया लेकर हमले करते हैं, आप किसी और बात का किराया लेकर हुकूमत पर हमलावर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अभी मैं तो बड़ा मुझे चीमा साहब की बातें सुन के ताज्जुब हुआ कि आज पेशावर में जो कुछ हुआ उसके बाद भी ये इस किस्म की ये बातें करते हैं। देखें मतलब है कि ये हमें समझते हैं। देखें माजी में भी तो इन्होंने जब धरना दिया था, यूँ तो बैठे हुए थे इंतजार में और खुद बोल रहे थे कि अंपायर आ रहा है, अंपायर की उंगली आ रही है, ये खड़ी हो रही है, ये बैठ रही है, ये क्या हो रही है।
ना अंपायर आया ना उंगली आई, और खुद उनके लीडर ने कहा कि हमें अंपायर ने भेजा, हमारा अंपायर आ रहा है, अंपायर उंगली खड़ी कर ना हो। आज हम पे आप ये कहते हैं कि हम किराए के हैं। APS में खून की होली खेली गई और आपका उस वक्त का लीडर अपनी शादियां कर रहा था, अपने खुशियां मना रहा था। ये उस वक्त आप हमें सिखा रहे हैं, आप ये बातें कर रहे हैं कि हम किराए के लोग हैं। आप क्या कर रहे थे उसके शोधा के खून के वक्त? आपका लीडर क्या कर रहा था? तो अपने गिरबान में पहले झांके कि आप क्या करें। हम निकले हैं, हम आवाम की खातिर निकले हैं, हम आवाम से इस हुकूमत का छुटकारा हासिल करने के लिए आपने इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। जो आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करते हैं, आप मुझे बताएं कि आज हमारे दोस्तों के साथ ताल्लुकात क्या है? आप भी छोड़ दें। चीमा साहब बताएं कि आपने अपनी एवेल्युएशन की है अपनी मिनिस्ट्रियों की, टॉप 10 में भी उसको नहीं ला सके आप लोग। सही बात है, वो टॉप 10 में भी नहीं है। और आप कह रहे हैं आज यूक्रेन में क्या हो रहा है। मैं नहीं कहता हूँ, आपके चैनल कह रहे हैं यूक्रेन में जो लोग इस वक्त रो रहे हैं, जो वो जहाज किधर है जो यूक्रेन जाना थे और हमारे शहरियों को लाना था, आज वो जहाज किधर है? मतलब आज हम आप हमें बताएं कि आपके ईरान के साथ ताल्लुकात कैसे हैं? आपके जो है आपके पड़ोसी ममालिक, चाहे वो चाइना हो चाहे दूसरे ममालिक, उनके साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? सी पैक क्यों स्लो हो गया है? किसके कहने पे आपने स्लो कराया? किसके कहने पे पहले आपने रोक दिया था? चाइनीज जिस तरीके से आपसे नाखुश है, पूरी दुनिया को पता है, अपना बताएं, पूरी दुनिया को पता है, मुझे पता है और आपको मेरे पास पता है कि क्यों खपाए बात। लेकिन ये चीजें आप कहें कि हमने खारजा पॉलिसी इतनी बेहतर कर दी, आज आप खारजा लिहाज से आप इस मुल्क में तनहा खड़े हुए हैं। वो तो बैठा हुआ है जो अपना आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, वो तो अपनी CV लेके फिर रहे हैं कि मैं इमरान के बाद मुतबादिल वज़ीर आज़म हूं और मुझे आजमा लो। जो कह रहा है कि मैं बिल्कुल, आप देख नहीं रहे लॉन्ग मार्च किए हुए, कितने PTI के दोस्त के साथ गए हुए हैं, कितने PTI के MNAs इनके साथ सिंध में मौजूद हैं, कितने MPs इनके साथ सिंध में मौजूद है, कितने बाकी सूबों से इनके साथ आके उनको सपोर्ट किया। वो अपनी CV लेकर घूम रहे हैं कि मेरा भी ख्याल करना, क्योंकि वो काफी अरसे से लगा हुआ है कि वो किसी तरीके से जो है वज़ीर आज़म बन जाए, लेकिन बदकिस्मती से उनके हाथ में वज़ीर आज़म की लकीर नहीं है और कोई बात नहीं है कि जब अदम एतमाद कामयाब होगी, क्योंकि हमेशा वो पार्टियां बदलते हैं, तो पता नहीं अगली पार्टी उनकी कौन सी होगी। अच्छा, उन्होंने कुछ फरमाया इस धमाके के बारे में भी। कुंडी साहब मैं चाहूंगा जरा सुनवा दें, चूंकि आपने जिक्र कर ही दिया शाह साहब का, तो उन्होंने क्या फरमाया दिखाएं। राइट, सेनेटर साहब, ये तो यानी फॉरेन मिनिस्टर की कैपेसिटी में अगर आप ये कहें कि आपको पता है कि कौन इनके पीछे हैं, आपको पता है कौन फंडिंग कर रहा है, कौन आर्म सप्लाई कर रहा है, ये तो एक किस्म की कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं हो गई कि आपको पता है और फिर आप क्यों खामोश थे अब तक? ये बात क्यों नहीं पार्लियामेंट में आप लेकर आए? क्यों नहीं किसी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में आप लेकर आए ये बात? कामरान साहब, ये तो जिनको पता है उनको लेके आना चाहिए। वो तो एक वजीर खारजा भी हैं और साथ एक पीर भी हैं, तो उनके पास दो तरह की ताकतें हैं, एक रूहानी ताकत और एक हुकूमती ताकत। तो दोनों तरह की ताकतें होते हुए भी जो ना उनकी ये जरूरत अब तक नहीं हुई कि ये मामला जो ना UN में ले जाते। उनको पता है कि कौन सी जो ना गैर मुल्की ताकतें जो ना ये सारा कुछ कर रही हैं और उन ताकतों को एक्सपोज करते। और चीमा साहब ने फरमाया कि हम भी जो ना उस रोल पे हैं, तो मुल्क में भी जो ना हमारे अगेंस्ट कोई रेफरेंस फाइल किया जाता, इलेक्शन कमीशन में मामला ले जाया जाता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान जो है वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो दूसरों के रोल पे हैं, तो उनको यकीनन जो है ना वो अब तक ये मामले को रेफरेंस फाइल हो जाना चाहिए था अगर इनकी बातें दुरुस्त हैं। और अगर इनकी बातें दुरुस्त नहीं है तो फिर फेक न्यूज़ क्या होती है? ये तो इनका अपना जो ना इन्होंने नया ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करवाया, तो फिर इसी तरह का फेक इनके अगेंस्ट भी यूज होना चाहिए वो ऑर्डिनेंस। बड़े सख्त इल्जामात इन्होंने आयद कर दिए, एक वक्त के सदर के खिलाफ, कई वक्तों के वजीर आज़म के खिलाफ और कुछ वज़रा आला के खिलाफ। वजीर आला हमारे भी साथी रहे हैं और भी साथी जो है ना, शहबाज साहब जो अपोजिशन लीडर हैं वो भी वजीर आला रहे हैं। इसके अलावा नून लीग की तरफ से मियाँ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहे, कई दफा जरदारी साहब प्रेसिडेंट रहे। तो बड़े संजीदा इल्जाम आते हैं। संजीदा इल्जाम को या तो ये साबित करें या फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे। अब जिनको जो ना वो लिंक स्टैब्लिश करना होगा जो गैर ममालिक के साथ जो ना इनके बकौल जो है ना वो हमारा है। और यकीनन ये लिंक साबित अगर कर देंगे तो फिर मैदान में तन्हा रह जाएंगे, जो ये चाहते हैं वैसे भी कि इनकी अच्छा कामरान साहब, इस हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की है, यानी TTP और उसके इत्तेहादी ग्रुप्स तो ये सब कुछ करते आ रहे थे। दाइश का एक जो डर हमारे ऊपर था कि दाइश कहीं आ ना जाए, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है।
जो हुई और ये दाइश इसकी जिम्मेदारी कबूल कर रहा है, तो हम तो अभी टीटीपी को माफ़ करने की हुकूमत ने बातें की थी कि उनको किसी तरह मेन स्ट्रीम करें। ये दाइश कितना बड़ा अब खतरा हमारे सर पर आ गया? ये सारे खतरे जो है ना हमारे सर पे आए हुए हैं और ये इनको जो है ना इसका एहसास नहीं है। ये एक गैर मुतल्लिक शख्स को जो है ना वो हुकूमत की बागदौड़ जब पकड़ा दी जाए और उसको इस तरह से ला के मुसल्लत कर दिया जाए, तो वो इसी तरह के जो है ना मामला हुआ करते हैं। जो इतनी मेहनत के साथ मामला जो है ना वो तय हुआ था, इन्होंने पहले एक जो है ना वो बकौल इनके जो दहशतगर्द तंजीम थी उसके साथ जो है ना इन्होंने वो सारे मामला जो है ना तय कर मुकाने की कोशिश की। अब दूसरे को भी जो है ना एक्सेस दे दी। और मुझे जो है ना मेरे पास एक इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि जब भी हम हुकूमत के खिलाफ कुछ करने लगते हैं तो धमाके हो जाते हैं। तो वो स्टेटमेंट में जो है ना वो इसके बाद आपके साथ शेयर कर लूंगा। तो अब क्या बिल्कुल, जब वो ऑपोजिशन में थे ये बिल्कुल बयान दिया था उन्होंने, फरमाया करते थे ना। तो अब ये इनका मसला ये है कि कभी क्या फरमाया करते हैं और कभी क्या फरमाया करते हैं, तो हम भी इनकी बात को इतना संजीदा नहीं लेते। लेकिन एक बात तो कामरान साहब है ना कि दहशतगर्दी के हवाले से इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा 2011 की शायद 2012 की शायद बात है, जब उन्होंने एक मार्च किया था वज़ीरिस्तान की तरफ ड्रोन हमलों के खिलाफ, और वो बड़े वोकल रहे हैं फॉरेन इंटरवेंशन पाकिस्तान में जो होती रही अमेरिका की सूरत में, ब्लैक वाटर की सूरत में और ड्रोन हमलों की सूरत में। तो वो कहते थे, उनका एक स्टांस रहा है बड़ा, और उस स्टांस पे उनको विंडिकेट भी किया गया। अब भी वो उसी तरह का स्टांस होना चाहिए। उनका स्टांस ये भी था कि उनको नाकामी से दो चार करने के लिए जो है उस वक्त हुकूमतें जो है ना ये सारा कुछ जो है ना उसमें मुलविस रही हैं। तो अब उनका ये क्या स्टांस है इस हवाले से? उनको भी इसी तरह की वो पुरानी स्टेटमेंट याद है या नहीं है याद? राइट। चीमा साहब, आज से कोई 3 महीने 4 महीने पहले की बात है, आपकी हुकूमत इस बात को सपोर्ट कर रही थी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग जो अफगानिस्तान में बैठे हैं उनको किसी तरह न्यूट्रलाइज किया जाए और उनको आम मुआफ़ी दी जाए। तो ये फिर उसका नतीजा निकलेगा आम मुआफ़ी का। और उस वक्त मुखालफत आपकी हुई, तमाम जमातों ने कहा कि आप इन खूनख्वार दरिंदों को किस तरह न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ये कैसे पुरअमन शहरी बन सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि कभी भी आप किसी तबके को ख़त्म नहीं कर सकते। उस तबके के जो ज़्यादा आप कह लें कि मतलब फ़र्ज़ करें अगर तबका बुरा है तो बुरे तबके के ज़्यादा जो वाइब्रेंट लोग होते हैं वो मारे जाते हैं, पकड़े जाते हैं, सज़ाएँ हो जाती हैं, और बाकी जो पीछे रह जाने वाले लोग हैं वो नॉर्मली मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं। हमेशा से यही होता है, या आप जेल भी जाएँ तो सज़ा भुगत के आ जाते हैं, नॉर्मल सिटीज़न के तौर पर काम करते हैं। ये रूटीन है बेसिकली। आपने मतलब कोई भी तबका जो थोड़ा सा नरम नज़र आता है वो आप करें सेपरेटिस्ट हों, फ्रीडम फाइटर हों, दहशतगर्द हों, किसी तबके की नुमाइंदगी कर रहे हों, यू कैन से कोई लिसानी तंजीम हो, वो किसी भी तरह की तंजीम हो, तो उसमें ये जो आप कह रहे हैं जो कानून तोड़ने में मुलव्वस होते हैं लोग, वो अक्सर लोग सैकड़ों से लेकर हज़ारों तक होते हैं। अच्छा, उसमें आप कह लें कि ऊपर के कोई 10% लोग अगर पकड़े जाएं, मारे जाएं, सजाएं हो जाएं, तो बाकी लोग आप कह लें मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं, या आपके मज़ाकरात हो जाएं, मज़ाकरात हो के ओवरऑल सारे मेन स्ट्रीम में आ जाएं। सो हुकूमतों ने सारे लोगों को ख़त्म नहीं करना, तो आपके शहरी होते हैं, आपके अपने मुल्क के शहरी होते हैं, जिनमें से कुछ लोग बिके हुए होते हैं, या आप कह लें कि शदीद गलत फहमी का शिकार होते हैं, जो ठीक नहीं हो सकते या नहीं होते, इसरार उनका ज़्यादा होता है, और बाकी लोग जो रजू कर लेते हैं, मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं। सो हुकूमतों का काम होता है कि कोशिश करना कि मेन स्ट्रीम में लाए। हमने हमेशा इस बात को सपोर्ट किया है। हम मुस्लिम लीग नून को कहते रहे हैं, हम मुशर्रफ साहब को कहते रहे हैं, हम पीपल्स पार्टी को कहते रहे हैं कि मेन स्ट्रीम में लाएं, और लोग आए हैं। लाल मस्जिद के लोगों की आप बात कर लें कि मेन स्ट्रीम में आए वो सारे लोग, मतलब सारे लोग आपने मार तो नहीं दिए, ठीक है, और उस वक्त जितना फसाद उन्होंने इस्लामाबाद में फैलाया हुआ था वो भी आपको पता है। सो इस तरह बहुत सारे वाक़यात हैं। कराची में बहुत सारे लोग हैं, MQM के लोग देखें कि एक वक्त में क्या कर रहे थे, लेकिन वो मेन स्ट्रीम में आ गए, ठीक है। फिर इसी तरह GA सिंध के लोग थे, मेन स्ट्रीम में आ गए, ठीक है। बलूचिस्तान के बहुत सारे तबकात थे, बहुत सारे कबाइल थे जो मेन स्ट्रीम में आ गए। सो आपने लोगों को ख़त्म नहीं कर देना होता, आपने मेन स्ट्रीम में लाना होता है, कोशिश होती है। ताकत ये चीमा साहब, ये फिर एक नया मौजूद छिड़ जाएगा। बहुत सारे लोग, आप MQM की बात कर रहे हैं, वो एक सियासी जमात थी, भले उसके ऊपर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात थे। आप जिस्कम की अगर बात करें तो वो भी एक जमात के तौर पर थी। दहशतगर्द तो दहशतगर्द है, उसकी तो कोई जमात नहीं है। उसका मवाजना किसी और मुल्क के अंदर किसी ऐसे ग्रुप के साथ जो मुल्क से नाराज़ है, रियासत से नाराज़ है, बलूचिस्तान में कुछ लोग नाराज़ हैं, उनका आपस में मवाजना उस तरह से हो नहीं सकता। एक ब्रेक आपकी इजाज़त से, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और पूछते हैं पीपल्स पार्टी से कि वो कहाँ तक पहुँचे और उनका क्या इरादा है।
ब्रेक के बाद कुछ आमदेद। कुंडी साहब, चूंकि आप इस वक्त रास्ते में बिलावल साहब के हमसफ़र हैं, तो कहाँ पहुंचा है आपका मार्च? और ये जो खबर आ रही है कि पीर को यानी परसों कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन जमा करवाई जाएगी, ये सही है सर? देखें, इस वक्त जो है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त हम रिनाला खुद को क्रॉस करके और हम पतोकी की तरफ जा रहे हैं, और रात हमारा पड़ाव जो है वो लाहौर में है। अभी हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि पतोकी के भी एंट्री और एग्जिट जो है वो कंटेनर खड़े हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, चीमा साहब हमारी इस्तेमाल कर रहे हैं इसे। हम जब साउथ पंजाब में भी आए थे, रहीम यार खान में भी, तो यही हुआ था कि वहाँ पर सरदार तारें थी, ट्रॉलर खड़े किए गए थे, लेकिन हमने उनके साथ इंतजामिया से कहा कि हम लड़ना नहीं चाहते, हम कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, हम एक जमहूरी जमात हैं और रास्ते खोले जाए। हमने 20-25 मिनट की कोशिश के बाद हमने खुलवा दिए थे। इस तरह मुल्तान में भी हुआ था, जब चेयरमैन साहब का ट्रक एंटर हुआ, पीछे हमारे काफिले को रोक दिया, आधा घंटा उनसे नेगोशिएशन की कि यार अब खोल दे, वरना हमारे वर्कर जो है वो फिर कंसंट्रेशन होगी और हम जबरदस्ती खोलेंगे। अब आगे हमने एक और मार्च पे, अब आपसे बात कर रहा हूँ, जब जाएंगे तो उस मार्च पे भी लड़ना पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये लॉन्ग मार्च है। अगर इससे खायफ न होते पीटीआई के हमारे दोस्त, तो ये इस किस्म के हरबे इस्तेमाल न करते। और यहाँ तक अदम एतमाद की तहरीक की बात है, मैं आपको ये बताता चलूँ कि अदम एतमाद की तहरीक पे हुकूमत मुकम्मल हो चुका है, और इंशाल्लाह ताला ये फैसला कर चुके हैं कि हमने कब जमा कराना है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब जमा कराएंगे आपको भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे जो अपोजिशन के पार्टी हैं, जो कि अदम एतमाद में जैसे पीपल्स पार्टी है, PMLN है, JUI है, बाकी जमातें हैं, उन्होंने फैसला कर लिया टाइमिंग का। हमने तमाम अपने मैनेज को कॉल कर लिया है इस्लामाबाद, हमारे सारे मैनेज तकरीबन सारे इस्लामाबाद पहुंच गए। कुछ हमारे साथ आज इस कंटेनर ट्रक जैसे है, हमारे साथ हम सफ़र हैं, उनको भी हम आज भेज देंगे या कल जो है और से इस्लामाबाद की तरफ। जिस वक्त भी वो फैसला होगा हम इंशाल्लाह अदम एतमाद की तहरीक है। साहब, लाहौर में जो जलसा था उसके लिए हुकूमत ने, आप शायद नासिर बाग में करना चाहते थे, हुकूमत ने कहा कि हम आपको मीनारे पाकिस्तान देते हैं, तो लाहौर में जलसे का क्या सीन है सर? देखिए, हम एक जमहूरी जमात है, जिम्मेवार जमात है। हम हमेशा बता रहे होते हैं कि हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए हम वहाँ की इंतजामिया को हम शेयर करते हैं कि हमने ये काम करना है, बाकी फैसला हमने करना है। हमने इंतजामिया कहने पे कुछ नहीं करना, तो हमें बताया कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। हमने अपना रूट सेट किया हुआ, यहाँ पर चेयरमैन साहब ने स्पीच करनी है, कहीं पे हमारी स्पीचें ज्यादा हो जाती हैं, इस्तकबाल जहाँ पर लोग रोकते हैं, तो वो हमने सेट किया हुआ, हमने इंतजामिया को बताया हुआ, जो हमने फैसला किया हम उसी पे करेंगे, बाकी हमने नहीं करना। जैसे हमने कहा हमने डी चौक पे जाना, हम डी चौक पे जाके अब अपना जो है वो आखिरी जो है वो जलसा भी करेंगे। अच्छा कुंडी साहब, एक और खबर आ रही है इस वक्त, कुंडी साहब एक खबर आ रही है कि नदीम अफजल चंद साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत का शायद फैसला कर चुके हैं, सोर्सेज ये बता रहे हैं, और कल शायद उनकी बिलावल साहब से मुलाकात भी है, सही है खबर सर? देखें, हम एक सियासी जमात है, हम डायलॉग से बिलीव करते हैं, और हमारे दरवाजे जो है पॉलिटिकल लोगों के लिए खुले हैं, सबके लिए, कुछ क्वेश्चन मार्क्स भी हैं। तो पार्टी लीडरशिप जो है वो फैसला करती है किसको ज्वाइन कराने, किसको नहीं। बहुत से लोग हमारे साथ राब्ते में हैं इस वक्त, बहुत से सिटिंग MNAs हमारे साथ राब्ते में, जो कि इंशाल्लाह ताला अदम एतमाद में जो है हमें वो वोट करेंगे। अच्छा। और उन्होंने कहा हम ये कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं कि हमें अगर डिसीट होगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से, हम दोबारा लेकर लड़ते हैं, यहाँ तक वो कुर्बानी देने को तैयार है। राइट। तो ये चीजें हैं जो चल रही है। नदीम अफजल चंद के मुतालिक मैं भी कंफर्म नहीं कर सकूंगा आपको, जब ज्वाइन करेंगे तो आप और हम इकट्ठे होंगे वहाँ पर ज्वाइनिंग के वक्त। हम तो कहते हैं कि अच्छे लोगों को हमारे पार्टी में आना चाहिए, और अगर वो आते हैं तो अच्छी बात है, हम उनको वेलकम करेंगे अपनी पार्टी में। और बाकी लोग भी हैं जो अच्छे लोग हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छे लोग शामिल हो, इस काफिले में शामिल हो और हमारा साथ दें। राइट। सेनेटर साहब, 48 घंटे में मौलाना साहब ने ऐलान किया था कि तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी या कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। अब 48 घंटे गुजर चुके हैं इस बात को, अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ सर। मेरे ख्याल में मौलाना साहब ने उसी में जो ना वजाहत कर दी थी कि शहबाज शरीफ, शाह शरीफ साहब अली गए, और वो जाहिर है कि एक बड़ी पार्टी के लीडर जो है और अपोजिशन लीडर जो है वो अगर अलील होंगे तो उनकी वजह से मामला एक आध दिन जो है वो आगे पीछे हो सकता है। वैसे मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ इस वक्त कि तमाम MNAs को, कम से कम अपनी पार्टी के, मेरी पार्टी के तमाम MNAs को ये कह दिया गया है कि फौरी तौर पर जो है वो इस्लामाबाद पहुंचे और इस्लामाबाद में मौजूद रहें। स्टेशन छोड़ने से उनको मना कर दिया गया है, जब वो आ जाए तो वो स्टेशन नहीं छोड़ पाएंगे। हाँ। तो ये
डेवलपमेंट हो गई है, तो ये डेवलपमेंट उसी वक्त होती है जब कोई ऐसी जो है ना आगे जौहरी तब्दीलियों की तरफ मामला जा रहा होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो उसमें डिले की वजह ये हो कि कोई लोग कम है हमारे पास, साथी कम नहीं है, बल्कि एक बात और मौलाना साहब ने की कि इसमें जो सारे माहिरीन बैठे थे इसमें लीगल साइड के, तो उनका वो डर रहे थे उस वक्त कि कहीं जो है ना वो स्पीकर साहब जो है ना कोई ऐसा कोई हरकत ना कर जाए, मगर उस वक्त जो है ना वो मार्जिन क्लोज था। तो अब क़यादत ये तय कर चुकी है कि इमरान खान साहब जो है वो फर्स्ट टारगेट होंगे, तो इस वक्त जो है ना वो मार्जिन और बढ़ चुका है। अब मतलब वो अगर स्पीकर साहब जो है ना वो 1-2 बीच में 3-4 तक भी अगर कोई गड़बड़ कर सकते हैं तो उससे मार्जिन ज्यादा निकल आया होगा। अच्छा, आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए कामरान साहब, आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए जरा मुझे तरीकाकार भी अगर बताएं ना। देखिए, जो मेरे पास आ रहा है कि रिक्विजिशन जमा करवाने के बाद स्पीकर के पास 15 दिन होंगे इजलास को बुलाने के, और वो पाबंद है इजलास को बुलाने के 14 दिन। अच्छा, 14 दिन मैक्सिमम। वो पहले दिन भी बुलवा सकते हैं अगर चाहें तो, मगर 14 दिन के बाद उनके पास ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अच्छा, 15वें दिन अब इस पे शेख रशीद साहब को ये फरमाना है, वो भी तो कानूनी माहिर है ना, वो ये फरमाते हैं कि 14 दिन के बाद 3 दिन स्पीकर के पास होते हैं, और उसके बाद 3 से लेके 7 दिन फिर स्पीकर के पास है उस पर डिबेट के लिए। तो उसमें भी अब डिबेट जाहिर है, जब किसी चीज पे किसी मामले पे डिबेट होगी, तो अगर हमारी तरफ से कोई डिबेट करेगा तो जवाब में दूसरी तरफ से भी कोई जो है ना वो अपने आर्गूमेंट्स भी देगा। तो वो 3 से लेकर 7 दिन, तो 14 और 7 21 और 1 दिन और कर लीजिए 22 दिन। 22 नहीं, इसमें सर पर जो जब इजलास अब बुला लिया जाएगा फिर उस इजलास के अंदर भी कुछ 7 दिन में कार्रवाई करना होगी, ऐसा है कुछ? मैक्सिमम 7 दिन, 3 भी हो सकते हैं, 3 और 7 के दरमियान में। ठीक है, तो वो फिर मैक्सिमम जो है ना वो यही 21-22 दिन बनते हैं। अच्छा, अगर टाइम पूरा कंज्यूम किया जाए, जाहिर है दूसरी तरफ से जो ना पूरा जोर लगाया जाएगा इसको रोकने की, जाहिर बात है। अच्छा, अब ये तो होगा नहीं कि आप अगर पीर को जमा करवाते हैं तो स्पीकर साहब फौरन भागे भागे तालियां बजाते हुए इजलास बुला लेंगे। वो जो 14 दिन का क्वेश्चन है वो तो वो इस्तेमाल करेंगे। अगर वो 14वें दिन बुलाते हैं फिर 7 दिन, अगर वो कॉन्फिडेंट थे तो कहें दूसरे दिन इजलास बुलवाते हैं और तीसरे दिन इजलास बुलवाते हैं और फिर डिबेट जो है वो कहें कि जी हम नहीं करते, बस आपकी तरफ से ये आ गई, मोशन आ गई, इस पे जो है ना वोटिंग करते हैं। अच्छा, लेकिन चले जो मैक्सिमम टाइम पे अगर हम चले जाएं जरा लोगों को समझाने के लिए, तो ये बात खत्म होती जाके 29 मार्च को, यानी 29 मार्च तक इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं। बज़ाहिर अगर उनको जल्दी नहीं थी छोड़ने की, वो रिजाइन नहीं, अगर आपने जल्दी की तो भी 29 मार्च तक है ना। अगर आप पीर को नहीं लेकर आएंगे तो उनके दिन बढ़ते जाएंगे। अगर उन्होंने डिले किया, उन्होंने मैक्सिमम डिले किया, तो वो जो है ना ये मार्च के एंड तक जा सकते हैं। अच्छा, राइट जी। चीमा साहब, ये तो फिर सर तलवार सर पर लटक रही है अब फिर। मैं समझता हूँ कि ये जो इन्होंने बाकी तो सारी बातें ठीक की हैं, एक बात गलत करके वो शहबाज शरीफ साहब की सेहत का, शहबाज शरीफ साहब की सेहत 1999 से 1999 से उनकी कमर में दर्द है जो आज तक ठीक नहीं हुआ। जब उनका दिल करता है वो उसे यूज़ कर लेते हैं। सो बेसिकली मैं समझता हूँ ये जाती वाली बात है कि जिसे कहते हैं ना ही समझो, फिर ना ही समझो जो शहबाज शरीफ ने ठीक होना है। तो शहबाज शरीफ तो आज तक ठीक नहीं हुए, ठीक है, बड़े भाई आज तक ठीक, बड़े भाई आज तक अगर तरीके है तो मैं तो बात शहबाज शरीफ की सेहत के साथ जुड़ी हुई है, तो फिर ना ही समझे, फिर ना ही समझे, फिर आप ना ही समझे। सो मैं समझता हूँ जो पहली बात थी उनकी 48 आवर वाली, वो थोड़ी संजीदा, आप वहाँ तक रहते तो ठीक था, मैं भी आपको जवाब देता उसका। लेकिन चूंकि वो 48 आवर से पीछे हट गए हैं तो उन्होंने रिलेट जो किया है वो शहबाज शरीफ की सेहत से किया, तो फिर ना समझें आप, फिर कोई और बात करें। लेकिन चीमा साहब ये जो आपका हंसना है ये भी तो कॉन्फिडेंस को शो कर रहे हैं ना, अंदर से तो गड़बड़ लग रही है। नहीं, कोई नहीं है, गड़बड़ कोई नहीं है। बेसिकली देखिए, फ्रैंकली मैं आपको बताऊं कि इसमें जो इन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया वो अमीर नैरेटिव गलत है। जस्ट दो लोग यहाँ बैठे हैं जो तरीके अदम की बात करते हैं। पिछला दौर यहाँ पर नवाज शरीफ साहब एक बात करते हैं या उनकी पूरी पार्टी करती है कि हम बड़े परफॉर्मर हैं, हम हमेशा आपका लेके इकोनॉमिक ग्रोथ हम लेके आए। अच्छा, चलें ये यहाँ पे चीमा साहब आपकी इजाजत से ये जो आपने परफॉर्मेंस का जिक्र किया, मुझे जो आप एनालॉजी ड्रॉ करना चाह रहे हैं मुझे समझ आ रही है। मैं इस आतू एक ब्रेक से वापसी पे आपके पास
ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। चीमा साहब, परफॉर्मेंस की आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि इन्होंने कौन सा को परफॉर्म कर दिया होगा अपने दौर में, तो इस वक्त वो अपनी परफॉर्मेंस की तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो आपकी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं कि आपने इतना बुरा परफॉर्म कर दिया है कि मुल्क मजीद अगर 1.5 साल आपके हाथों में रहा तो फिर खुदा ना खास्ता इस मुल्क का कुछ नहीं रहेगा। जी मैं यही बात करने लगा हूँ कि देखें यहाँ पे जो हम अयूब खान से लें, पहले तो ज़्यादा मतलब आपके लिए कोई ज़्यादा देर गवर्नमेंट ठहरी नहीं, अयूब खान से लें तो आज तक 9 गवर्नमेंट्स आई हैं, 10वीं हमारी है, 9 गवर्नमेंट्स हैं। इसमें जो पाँच बदतरीन गवर्नमेंट्स की परफॉर्मेंस है वो, उसमें 3 गवर्नमेंट्स हैं, 3 रजीम है नवाज शरीफ की और 2 रजीम हैं, एक जरदारी साहब की 2008 से 13 और 5वीं भुट्टो साहब की 1970 से लेकर 77 तक। ये 5 रजीम ऐसी हैं जिनकी बदतरीन परफॉर्मेंस थी। नवाज शरीफ साहब की 3 गवर्नमेंट थी, एक में 4.9% परफॉर्मेंस GDP ग्रोथ थी, एक में 4.1 और एक में 3.1, ये इनकी GDP ग्रोथ थी। जरदारी साहब के दौर में 3% ग्रोथ थी, GDP ग्रोथ 5 साल की जो कलेक्टिव ग्रोथ एवरेज ग्रोथ थी 3% थी। भुट्टो साहब के 7 साल तकरीबन 6 साल के 7 साल उनके थे, 7 साल में जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो आप कह लें कि वो 3.6 थी। बेनज़ीर साहब के जो दौर दोनों अदवार थे उसमें थोड़ी बेहतर थी, वो 5% से ऊपर थी। डिक्टेटर 2 आप कह लें अयूब खान और ना क्या नाम है मुशर्रफ साहब और ये ज़ियाउल हक, इनकी भी 5% से ऊपर थी। अयूब खान की 7.2% थी। हमारा पिछले साल कोरोना के बाद हमारी परफॉर्मेंस आई है 5.7%, इस साल भी 5 से ऊपर आ रही है। अगले 27 तक हमारी जो प्रोजेक्शन दे रहा है IMF दे रहा है, वर्ल्ड बैंक दे रहा है कि हमारी परफॉर्मेंस 5% से ऊपर आ रही है। हमारी ग्रोथ के बारे में कहा जा रहा है कि ये इंक्लूसिव है, ये आप कह लें इंक्लूसिव है, ये सस्टेनेबल है, लॉन्ग टर्म है और फास्ट ग्रोथ है और जॉब रिच ग्रोथ है। ये आप कह लें कि हमारी ये कंपैरिजन आप करते हैं ना, यानी इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस का और बाकी पार्टीज का, तो चलें जो पीपल्स पार्टी के साथ आप कंपैरिजन करते हैं उसका जो जवाब दिया है बिलावल साहब ने वो भी जरा सुन लें, क्योंकि कुंड साहब भी बैठे हुए हैं, सुनवाएं जी। चीमा साहब, बकौल बिलावल साहब के, मैं नहीं कह रहा कोई पीका ऑर्डिनेंस मेरे पे ना लगा दीजिएगा कि इमरान खान साहब तो जरदारी साहब के जूते के बराबर भी नहीं है, कारकर्दगी का मुआवजा तो बहुत दूर की बात है। देखें ये जो फिक्रेबाजी है ये तो आप कह लें काम होता है कोई बड़े गैर संजीदा लोगों का। ये किसी मतलब देखें यहाँ पे हम बात कर जो भी बात करेंगे, इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से बात करेंगे, आप वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे, आप पाकिस्तान स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो की बात करेंगे, आप IMF की बात करेंगे, को इकनॉमिक जो है ये इसकी बड़ी खुशकिस्मती है कि फिगर होते हैं, इसमें फिक्रेबाजी नहीं होती। फिक्रेबाजी जाके आप सियासत में करते हैं या किसी थिएटर में करते हैं, फिक्रेबाजी वहाँ होती है, यहाँ पे फिगर होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि जरदारी साहब की जो परफॉर्मेंस थी, GDP ग्रोथ थी 5 साल की, वो थी 3.1% और भुट्टो साहब की थी 3.6%। ये ग्रोथ है। ये अच्छा, नवाज शरीफ साहब की थी 3.12, नवाज शरीफ साहब की थी 4.1 और 4.9, ये 3 उनके साल हैं। हमारी पिछले साल रही है आप कह लें 5.7 और इस साल 5.5 है, अगले सालों में भी 5 और 6 के दरमियान है, ये परफॉर्मेंस है। दूसरी बात आ गई इन्फ्लेशन की भी जो बात बार बार करते हैं, आज भी कल मैं खबर पढ़ रहा था कि कराची में 150 रुपये लीटर दूध है और 200 रुपये होने जा रहा है। ये सारे पाकिस्तान से 50 रुपये लीटर महंगा है, अगर सारे पाकिस्तान से अगर ये सारी बातें महंगा है, अगर ये सारी बातें ठीक है, तो ये जो बिलावल साहब को पंजाब में रिसेप्शन मिल रही है, ये जो मुल्तान में उनको इतनी बड़ी रिसेप्शन मिली है, ये क्यों मिल रही है? ये पंजाब तो चले, सिंध को छोड़ दे, घोटकी डेरकी तक तो उनके लोग थे ना, उसके बाद से जो बंदे निकल रहे हैं क्यों निकल रहे हैं सर? देखें मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान इतना बड़ा हो गया है कि यहाँ पे आबादी इतनी ज़्यादा है और स्पेशली अगर 3000 रुपया आप दें पर डे आप अनाउंस कर दें तो फिर तो ये बहुत ही बड़ा है पाकिस्तान। कोई इशू ही नहीं है, बंदे पर इकट्ठे करना इशू नहीं है। दूसरा ये कि कुछ ना कुछ बंदे भर होते भी हैं, आप वहाँ से लेके आ रहे हैं तो आपके साथ ही बंदे होते हैं, मतलब 2-4 हज़ार बंदा, 5,000 बंदा किसी भी लीडर के साथ वो मंजूर पश्तीन भी इकट्ठा कर लेता है, वो फजल रहमान साहब भी इकट्ठे कर सकते हैं यहाँ पे, 3000 वाली बात आपने की है, बाकी लोग भी कर लेते थे, ये कोई ऐसा बंदा साहब से पूछ लेते हैं। जमात इस्लामी भी कर लेती है 100 देखें 100 धरना तो सराजुल हक साहब ने भी दिया, 100 धरना सराजुल हक साहब ने भी दिया। बंदे इस मुल्क में सच्ची बात है इकट्ठे हो जाते हैं, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि बंदे तो इकट्ठे हो जाते हैं, वो इशू नहीं। चलो अब मान लिया आपने बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, वो भी तो यही रोना रो रहे हैं कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, ये तो खुद मान लिया आपने सर। जी
देखें इसमें आप कह लें कि ये जो यू कैन से बेरोज़गारी की भी बात करें हम, तो बेरोज़गारी के भी फिगर हैं, वो भी डेफिनेटली फिगर भी बात हो जाती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ पे बरल ओवरऑल अगर देखें तो पॉपुलेशन देखें या शुगल देखें, तमाशा देखें, बेरोज़गारी देखें, फिर 3,000 रुपये कि नॉर्मली लोग मजदूर को 1,000 रुपये दिहाड़ी मिलती है, उसे अगर 3,000 दें या 2,000 दें तो ये तो लुक्रेटिव है। साथ कुंडी साहब 3,000 आपने 3,000 रुपये का पैकेज दिया है। ये जितने लोग आपको मुल्तान, रहीम यार खान, भावलपुर आगे चलता चलता सारा आप नाला खुर्द क्रॉस करें, सारे 3,000 रुपये वाले लोग हैं। कुंदी साहब सारी प्लीज, मैं वो नहीं कह रहा, सच्ची बात ऐसे प्लीज आप रेट बढ़ा दें। सारे ऐसे नहीं है, सारे ऐसे नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग वो हैं। सही, कुछ जेन्युइन वर्कर होंगे, बाकी बंदे जो है ना वो पैसे दे के आए हुए हैं किराए पे। रेट नहीं बढ़ाया जी, मैं ये कह रहा हूँ। कुंडी साहब देखिए, ये अपने आप को खुश करने के लिए बात कर सकते हैं कि जी पैसों पे लाए, ये है वो है। आप क्या चैनल हमारे साथ ट्रेवल कर रहा है, मुख्तलिफ चैनल ट्रेवल कर रहे हैं। आप टूल प्लाजा चेक कर लें। आज भी जब हम साहिवाल से निकल रहे थे, एक 30-31 किलोमीटर का हमारा जुलूस था, 30-31 हज़ार गाड़ियाँ थी जो हमारे साथ ट्रेवल कर रही है। हमारे देखें खैमे, अब जो हमारा पड़ाव कल साहिवाल में था या उससे पहले हमारा रहीम यार खान में था, या आज हमारा पड़ाव लाहौर में होगा। आप जाके चेक कर लें, आप लोग कितने लोग हमारे साथ ट्रेवल कर रहे हैं, कितने लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। हर शहर में जिस तरीके से शामिल हो रहे हैं। आप पंजाब, सेंट्रल पंजाब, साउथ पंजाब में जो हमारा इस्तकबाल है, अगर ये खाइफ नहीं है, मान लेते हैं ये नहीं खाइफ, ये नहीं घबरा रहे, क्यों रास्ते बंद कर रहे हैं? अभी प्रोग्राम के बाद अगर आप चाहें तो मैं आपको, हमारे लोगों ने जो हमारी एडवांस टीम है उन्होंने शेयर की है, जो कंटेनर्स कतौकी में लगाए गए हैं, लोगों को नहीं छोड़ा जा रहा, मीडिया को नहीं छोड़ा जा रहा, वहां पर कंटेनर लगाए जा रहे हैं। हम फिर जब जाते हैं इनके साथ, क्योंकि वो लोग हम कहते हैं हम कंफ्रंट नहीं करना चाहते, लेकिन हम रास्ता खोलना भी जानते हैं कि रास्ते कैसे खोले जाए, क्योंकि हमारी पार्टी वो पार्टी है जिसने शहादत दी है, कोड़े खाए हैं, मासूम गैस भी चीरे हैं, फांसी के बंद भी गए हैं। लेकिन छोटे मोटे कंटेनर, छोटे मोटे पार्टियों से रोस्ते खुलवाना हमें खूब आता है कि हम किस तरीके से खोल सकते हैं, इस चीज से नहीं हो सकता। लेकिन ये चीजें करना जो है, ये कह रहे हैं इन्होंने जो चार्ट, प्रॉब्लम ये है, ये पार्टी जो है ना पीटीआई, ये हमेशा ये फेसबुक डिजिट्स चार्ट प्रेजेंटेशन पे चलती है, फील्ड पे कोई नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ, इनके अपने देहाती, इनके अपने मैनेज जो बातें करते हैं, हम तो चलो ये नहीं मानेंगे हमारी बातें। आपके मैनेज झूठ बोल रहे हैं, आपके इत्यादि झूठ बोल रहे हैं। आपने जिन लोगों के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की थी, आज उनके पाँव नहीं पड़ रहे अपनी वजारत खिदमत के लिए। चौधरी साहब को फिर से बीमार थे, बेरावा साहब। कुंडी साहब आपके सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं, मैं दोबारा आपको कनेक्ट करता हूं, दोबारा कनेक्ट करें कुंडी साहब को, सिग्नल का इशू आ रहा है। कामरान साहब, ये अब पीपल्स पार्टी तो खैर 8 को पहुंच के अब पीपल्स पार्टी अपना पूरा मसल शो करेगी यहाँ पे। ये बताएं कि जो पीडीएम का है लॉन्ग मार्च, अब उसका तकल्लुफ आपने करना है या उसकी कोई जरूरत नहीं है? जब तरीके तो मैं तुम्हारी लिया नहीं है, तो उसके तकल्लुफ की क्या जरूरत है फिर? देखिए, एक के बाद दूसरा इवेंट आ रहा है। एक इवेंट जो है पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च है, दूसरा इवेंट जो है वो अदम एतमाद है, तीसरा इवेंट जो है ना वो दरमियान में आएगा, फिर हमारा जो है वो मार्च आएगा। तो ये 3 इवेंट्स जो है ना, ये फिर एक दूसरे के पीछे जो है ना वो इनको जो है शिकस्त फाश देने के लिए जो है ना, एक इवेंट के पीछे दूसरा इवेंट, अवामी ताकत प्लस जो है ना असम्बली की ताकत, ये दोनों साथ साथ चलेंगे और फिर उसके बाद जो है ना नताइज निकलेंगे, और नताइज बहरहाल इसी महीने में निकलेंगे। अच्छा, तो ये लाहौर में रिसेप्शन देगी पीडीएम पीपल्स पार्टी को? अगर चाहें तो उसमें अपना नून की, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी है, और नून अगर चाहे और अगर वो रिक्वेस्ट हो उधर से पीपल्स पार्टी की, तो इसमें कोई मुज़ायका तो नहीं है। पार्टियां एक दूसरे को जब हम ख्याल होती हैं, इकट्ठे मिलके चल रही होती है, तो उनको रिसेप्शन देती हैं या उनके साथ उनकी लीडरशिप आती है। क्योंकि वो आपके साथ नून लीग ने हाथ किया था ना, जब मौलाना साहब ने लॉन्ग मार्च किया था 2019 में, मौलाना साहब लाहौर पहुंचे, अच्छा जलसा किया, लेकिन नून लीग की लीडरशिप ने कोई खास उस जलसे के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं की थी। देखिए, हमारे पास माशाल्लाह इतना वर्कर है कि हमको जो है ना, कोई अगर और वर्कर ना भी आए तो हमारा काम चल जाता है। हमारा सबसे अगर वर्कर पाकिस्तान के अंदर है तो वो हमारा वर्कर है। अगर सबसे ज्यादा जो है ना वो इफरादी कुव्वत जो है वो कोई अगर ला सकता है तो हम ला सकते हैं, और इसको हमने इस्टेब्लिश भी किया, और वो सबसे ज्यादा पुरअमन इफरादी कुव्वत होती है
आपने देखा होगा कि इनके धरने में भी देखा होगा पीटीआई के कि ये क्या किया करते थे, और हमने भी आके जो डिमॉन्स्ट्रेट किया है, हमने तो कोई गमला भी नहीं तोड़ा, एक गिलास भी नहीं तोड़ा, क्योंकि हम कर सकते हैं, हमें कोई किसी और चीज पर कोई गिला करने की शायद जरूरत ना पेश आए। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। पुणे साहब चूँकि रस्ते में हैं तो सिंधु है बहरहाल, लेकिन उन्होंने अपनी बात पूरी तरह कन्वे कर दी कि पीपल्स पार्टी एनर्जेटिक है और वो वापसी का कोई रास्ता नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए, वो पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब भी, आपसे मुलाकात होगी कल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।